माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन। मैं दीपाली पांडे आप सभी का स्वागत करती हूं अद्वैत एजुकेशन पर। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम आरआरबी ग्रुप डी एंड सीबीटी 2 ऑफ एनटीपीसी की क्वेश्चंस डिस्कशन कर रहे हैं ना। पिछले भी कुछ वीडियोस हैं और ये सीरीज बिल्कुल चलती रहेगी जब तक कि आपके पेपर नहीं हो जाते। तो बिल्कुल भी कोई भी वीडियो लेक्चर मिस नहीं करना है एंड मस्त तरीके से शेयर करना है। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, देखते हैं कि इसी सीरीज में आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। बढ़िया तरीके से समझना है सारे क्वेश्चंस को और साथ ही जो डिस्कशन का लेवल है माय डियर स्टूडेंट्स वो बहुत ही बेहतरीन होने वाला है यहाँ पर। या चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। प्रदूषित पानी के जैविक उपचार का उद्देश्य क्या होता है। जो पॉल्यूटेड वाटर होता है उसमें जो हम उसका जैविक उपचार करते हैं एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज द बायोरेमिडिएशन। तो ये बायोरेमिडिएशन का जो उद्देश्य है, पर्पस है, वो क्या है। चार ऑप्शन है। बीओडी को कम करना, बीओडी को इंक्रीज करना, या कि अवसादन को कम करना या अवसादन को बढ़ाना। माय डियर स्टूडेंट्स, बेसिकली हमें समझना होगा कि बायोरेमिडिएशन क्या है, बायोरेमिडिएशन का बीओडी से किस तरीके से रिलेशनशिप है। क्लियर। चलिए पहले तो हम ये समझते हैं कि जो बायोरेमिडिएशन प्रोसेस है ये एक्चुअल में है क्या। तो ध्यान से देखना माय डियर स्टूडेंट, बेसिकली जो बायोरेमिडिएशन है वो एक्चुअल में एक ऐसी ब्रांच है किसकी, बायोटेक्नोलॉजी की, जिसके थ्रू हम जो समझिए अशुद्ध पानी है या कहना चाहिए सॉलिड वेस्ट है। देखिए वेस्ट बेसिकली कैसा होता है, या कि लिक्विड वेस्ट होता है या सॉलिड वेस्ट होता है। घर में कचरे के लिए दो डब्बे हैं ना, एक क्या गीला कचरा, एक सूखा कचरा, है ना। वैसे ही समझिए दो तरीके के वेस्ट होते हैं। तो जो सॉलिड वेस्ट है और जो लिक्विड वेस्ट है उनमें नो डाउट पॉल्यूटेंट्स भी होते होंगे, है ना। तो जो वेस्ट है यानी कि जो पॉल्यूटेड आपका वाटर है उसको जैविक उपचार के थ्रू बेहतर फॉर्म में यानी प्योर फॉर्म में चेंज करना और उसका उपयोग किसी ऑर्गेनिक खेती या मतलब एज अ फर्टिलाइजर उसको यूज करना। यानी हमने क्या किया, जो चीज पॉल्यूटेड थी उसको हमने थोड़ा सा प्योर किया, है ना, उसको हमने प्योर करके यूटिलाइज कर लिया। अब देखिए जैसे कि किसी शहर का कचरा होगा, नो डाउट बहुत सारा होगा, किसी पर्टिकुलर स्थान पर यदि फेंका जाए तो बहुत सारा कचरा टन में इकट्ठा हो जाएगा। उस कचरे को क्या करते हैं अपन, उस कचरे को हम यूज करते हैं, यानी कहना चाहिए यूटिलाइज करते हैं। बहुत सारा कचरा था, जो बहुत सारा कचरा उसको हमने यूटिलाइज किया और ऐसी सॉइल में, वो सॉलिड वेस्ट होता है नो डाउट, सॉलिड वेस्ट को हमने क्या किया, ऐसी सॉइल में कन्वर्ट कर देते हैं कंपोजिट्स के थ्रू कि वो जो सॉइल है वो ऐसा उर्वरक फर्टिलाइजर हम यूज कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, हमने उसका यूटिलाइजेशन किया वेस्ट का। क्लियर। बिल्कुल उसी तरीके से जो बायोरेमिडिएशन प्रोसेस है इसका मतलब होता है कि जो उसमें पॉल्यूटेंट था, जो उसमें टॉक्सिन था, जो जहर था, जो उसमें पॉल्यूटेंट था, उसको हमने बैक्टीरिया एंड माइक्रोब्स के थ्रू क्या कर दिया, परिवर्तित कर दिया, चेंज कर दिया शुद्ध फॉर्म में, जो कि हमारे एनवायरमेंट के लिए बहुत ही अच्छा है। क्लियर। तो ये था बायोरेमिडिएशन। अब हम देखेंगे कि बायोरेमिडिएशन जो है वो बीओडी से किस तरीके से रिलेटेड है। बीओडी का बेसिकली फुल फॉर्म क्या होता है, बीओडी स्टैंड्स फॉर द बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, है ना। बीओडी स्टैंड्स फॉर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। बीओडी स्टैंड्स फॉर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। मैम ये बीओडी होता क्या है, देखिए नाम में क्या है, ऑक्सीजन की डिमांड होगी कुछ ना कुछ। समझिएगा, सपोज करते हैं कि ये कोई आपका क्या है, ये कोई एक वाटर बॉडी है जिसके अंदर वाटर भरा हुआ है। ठीक है, वाटर बॉडी है जिसके अंदर कुछ ये वाटर है जो कि पॉल्यूटेड है। ध्यान क्या समझना है इसमें, ध्यान क्या देना है, पॉल्यूटेड वाटर यहाँ पर भरा हुआ है। इस पॉल्यूटेड वाटर को मैंने जो बायोरेमिडिएशन टेक्निक है उसके थ्रू प्योर किया। क्लियर। जब प्योर किया तो वो यहाँ पर आया कुछ वाटर। क्लियर। चलिए अब समझिएगा, जब माय डियर स्टूडेंट्स ये जो यहाँ पर आप देख पा रहे हो पॉल्यूटेड वाटर था, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे यहाँ पर। ठीक है, जब पॉल्यूटेड वाटर ज्यादा है तो ऑर्गेनिज्म जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो भी ज्यादा होंगे।
और माइक्रो ऑर्गेनिज्म भाई वो तो सजीव है कि नहीं, ऐसा तो नहीं कि नॉन लिविंग थिंग है, वो भी लिविंग थिंग्स है, तो उनकी मेटाबॉलिक प्रोसेस होगी। उस मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए वो यहाँ पर ऑक्सीजन की डिमांड बहुत ज्यादा करेंगे, यानी कि जहां पर पॉल्यूटेड वाटर है यहाँ पर यदि, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ऑक्सीजन की डिमांड बहुत ज्यादा होगी। और ये जो यहाँ पर ऑक्सीजन की डिमांड जो बहुत ज्यादा होगी, तो इस ऑक्सीजन डिमांड को हमने क्या किया, यहाँ पर कम किया। कैसे? इस जो पॉल्यूटेड वाटर था उसको हमने बायो रेमेडिएशन के थ्रू बढ़िया से प्योर कर दिया। चलिए मैम, यहाँ पर इम्प्योर वाटर जो था, पॉल्यूटेड वाटर जो था, उसको हमने प्योर किया किसके थ्रू, बायो रेमेडिएशन प्रोसेस के थ्रू, बीआर के थ्रू हमने उसको क्या किया, प्योर किया, जिससे उसकी ऑक्सीजन डिमांड कम हो गई। यहाँ पर नो डाउट जब इस प्योर हुआ तो यहाँ पर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो बैक्टीरिया है, वो कम होंगे, तो मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए उनको ऑक्सीजन की डिमांड कम पड़ेगी। तो हमने क्या किया, बेसिकली हमने बायो रेमेडिएशन के थ्रू बीओडी को रिड्यूस किया, विच इज गुड फॉर अवर एनवायरमेंट। क्लियर? तो हमने जो बायो रेमेडिएशन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, जो सॉलिड वेस्ट है या लिक्विड वेस्ट है उसको हम यूटिलाइज करते हैं किसी ना किसी फॉर्म में। क्लियर? चलिए, तो ये बायो रेमेडिएशन के थ्रू हमने क्या किया माय डियर स्टूडेंट, दैट इज हमने बीओडी को कम किया। क्लियर? पहला आंसर होगा हमारा, पहला ऑप्शन है कि मैम बायो रेमेडिएशन के थ्रू बीओडी को रिड्यूस किया। नेक्स्ट टाइम कुछ भी क्वेश्चन बने तो बिल्कुल पता होना चाहिए कि बायो रेमेडिएशन एक्चुअल में क्या है, साथ ही साथ बीओडी कैसे रिलेटेड है उससे, बायो रेमेडिएशन से। क्लियर? चलिए माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला सवाल क्या कह रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बीटी कॉटन नहीं है। बीटी कॉटन क्या नहीं है? क्लियर? चार ऑप्शन है, एक जीएम पौधा नहीं है, कीट प्रतिरोधी नहीं है, या बैक्टीरियल जीन अभिव्यक्ति तंत्र नहीं है, या सभी पेस्टिसाइड्स के लिए प्रतिरोधी है। क्लियर? चलिए, पहली बात तो समझना होगा, ये मैम बीटी कॉटन, कॉटन तो हमने बहुत सुना है, बीटी कॉटन क्या आ गया यहाँ पर। चलिए थोड़ा सा ये भी बता देते हैं। देखिए, ये जो आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ये तो बढ़िया से कॉटन के ऐसे फूल लगे हुए हैं ना, ये तो सभी ने देखा है। एक्चुअल में कॉटन इतना प्यारा पहुंच ही नहीं पाता है, पूरी प्रोसेस समझिएगा। नॉर्मली जब कॉटन का कहना चाहिए फूल निकला, ठीक है, तो कॉटन में क्या होता है, जब वो फूल निकल रहा होता है तो कुछ कैटरपिलर, कुछ इंसेक्ट्स क्या होते हैं, वहां पहुंच जाते हैं और उस फूल के अंदर धीरे से प्रवेश कर जाते हैं। जैसे ही प्रवेश किए तो जो आप ये इतना प्यारा सा फूल दिख रहे हो कॉटन का, एक्चुअल में ऐसा कुछ बन ही नहीं पाता है। क्या हुआ, वो पूरा खराब हो गया, अंदर से कीड़ा लग गया और वो कॉटन वहां पर खराब हो गया। तो क्या हुआ, ऐसी प्रोसेस थी भाई, कॉटन की खेती में दिक्कत होती थी हर बार। क्लियर? तो क्या किया, बीटी कॉटन क्या है, बीटी कॉटन एक्चुअली में क्या है कि जो आपका कॉटन का पौधा था, है ना, उसी में इंसेक्ट कर दिया गया। एक कहना चाहिए बीटी कॉटन जो पौधा था माय डियर स्टूडेंट्स, उसी में क्या कर दिया गया, इंसर्ट कर दिया गया एक लिक्विड, कहना चाहिए केमिकल, जिसके थ्रू देखा गया कि जो इसमें कीड़ा आकर के लग रहा था, है ना, जो कीड़ा आकर के इसमें लग रहा था, इस कॉटन को खत्म कर दे रहा था, इतना प्यारा कॉटन नहीं बन पा रहा था। उसके बाद जैसे हमने वो लिक्विड इंसर्ट किया, जो हमने केमिकल है वो इंसर्ट किया इस पौधे में, तो हमने देखा कि उसके थ्रू इस पौधे में ऑटोमेटिक टेंडेंसी आ गई कि ऐसा इसने ऑटोमेटिक एक टेंडेंसी ऐसी आई कि ये जो फूल था या पौधा था, कहना चाहिए, जिसमें कीड़ा आकर लग रहा था, जब वो कीड़ा उस चीज को खाता है, अगेन कीड़ा तो आएगा भाई, उसको तो रोक नहीं सकते, वो आया इंसेक्ट, लेकिन जैसे ही खाया तो वो किल हो गया, मर गया। तो बेसिकली देखा जाए बीटी कॉटन क्या है, बीटी कॉटन एक ऐसा, मतलब कहना चाहिए कॉटन का एक ऐसा टाइप है जो जेनेटिकली डेवलप किया गया है। क्लियर? तो माय डियर स्टूडेंट, जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे हो, बीटी कॉटन में बढ़िया फूल लगे हुए हैं ना, कोई सा भी नहीं दिख रहा है जिसमें कीड़े ने काट लिया। तो बेसिकली यही डिफरेंस है कि जो नॉर्मल कॉटन होता है उसमें कीड़े वगैरह जो लग जाते हैं, अब ये एक बड़ी समस्या थी। तो बीटी कॉटन डेवलप किया गया, जिसके थ्रू क्या होता है, जब हम केमिकल को इंसर्ट करते हैं तो इस पौधे में ऑटोमेटिकली वो टेंडेंसी जनरेट हो जाती है, जिसके थ्रू जो पौधा, मतलब जो कीड़ा आएगा काटेगा तो क्या हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, यानी कि जो हमारा कॉटन का पौधा है वो सेफ हो जाएगा। क्लियर? तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि चार ऑप्शन है, चारों में से अपन टिक करने वाले हैं। क्लियर? चलिए, तो पहला है कि यह एक जीएम पौधा है, बिल्कुल है,
कीट प्रतिरोधी है, बिल्कुल है, क्योंकि जो कीड़ा आया उसको तो खा करके वो मर गया ना, तो कीट प्रतिरोधी भी हुआ। एक बैक्टीरियल जीन अभिव्यक्ति तंत्र है, बिल्कुल है, लेकिन इसका बाकी पेस्टिसाइड से लेना देना नहीं है कि सभी पेस्टिसाइड के लिए प्रतिरोधी नहीं, ये सिर्फ खुद के लिए ये जनरेट करता है टेंडेंसी कि कीड़ा आएगा तो काट करके वो खत्म हो जाएगा, जैसे ही काटेगा वो खत्म हो जाएगा, वो अपनी टेंडेंसी जनरेट करता है, उसको बाकियों से मतलब नहीं कि वो बाकी पेस्टिसाइड्स के लिए कर रहा है। क्लियर? तो ये बिल्कुल तीनों ऑप्शन इसमें सही है, लेकिन हमारा क्वेश्चन था कि बीटी कॉटन के लिए निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। यदि सही नहीं है की बात करेंगे अपन, तो सही नहीं है में आएगा माय डियर स्टूडेंट्स, दैट इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट्स, कह रहा है एक प्रकाश की किरण वायु से होकर एक द्रव्य से गुजरती है तो 15 डिग्री से विचलित हो जाती है। अगर आपतन कोण का मान 60 डिग्री है तो उस द्रव का अपवर्तनांक बताना है, यानी कि आपको म्यू फाइंड करना है। एंगल ऑफ इंसिडेंट दिया है, एंगल ऑफ डेविएशन गिवन है। ऑप्शन है आपके सामने 4। बढ़िया तरीके से सॉल्व करते हैं, बढ़िया तरीके से समझोगे, बिल्कुल भी एक मिस नहीं करोगे, एकदम ध्यान लगा के सुनना, ठीक है, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन फिजिक्स से पूछता ही पूछता है आपके एग्जामिनेशन में। क्लियर? चलिए देखते हैं फिर क्या कह रहा है कि एक प्रकाश की किरण वायु से होकर एक द्रव्य से गुजरती है, तो बाकायदा अपना पूरा मीडियम बना लेते हैं अपन, है ना। चलिए ये हो गया समतल। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है अभिलंब बना देते हैं। प्रकाश किरण आपतित हुई कितने एंगल से? 60 डिग्री से। 60 डिग्री बनाता हुआ अपन ने ये बनाया। एंगल ऑफ डेविएशन कितना है? एंगल ऑफ डेविएशन इज 15 डिग्री। एंगल ऑफ डेविएशन बना दिया अपन ने 15 डिग्री, है ना। चलिए यहां पर है इंसिडेंट एंगल 60 डिग्री इज इक्वल टू आई से रिप्रेजेंट करते हैं। एंगल ऑफ डेविएशन डेल इज इक्वल टू है 15 डिग्री। फाइंड क्या करना है आपको? म्यू, लेकिन अपन को आर भी गिवन नहीं है, वो बहुत इजीली फाइंड हो जाएगा, है ना। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, पहला आप देख सकते हो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस आपको गिवन है 60 डिग्री का। क्लियर? चलिए एंगल ऑफ इंसिडेंस गिवन है एंड डेल इज इक्वल टू गिवन है 15 डिग्री, तो आर इज इक्वल टू वेरी इजीली आप फाइंड कर सकते हो। ये देख सकते हो टोटल कितना एंगल है? 90, तो वैसे भी फाइंड कर लोगे, कितना हो जाएगा? 90 माइनस 15 करोगे तो आ जाएगा 45 डिग्री। या कि आपको पता हो डेल इज इक्वल टू कितना होता है? डेल इज इक्वल टू होता है मैम आई माइनस आर। आई की वैल्यू है मैडम 60 डिग्री, आर हमको निकालना है, डेल है 15 डिग्री, तो आर बराबर आ गया 45 डिग्री। कैसे भी निकालिए, आपकी मर्जी है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आते हैं। क्वेश्चन पूछा है उस द्रव का अपवर्तनांक कितना होगा, यानी कि म्यू की वैल्यू पूछी है आपसे। एंड म्यू इज इक्वल टू होता है मैम फॉर्मूला साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर, और साइन आई यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है आपका? 60 डिग्री, तो आप बिल्कुल करोगे साइन 60 डिवाइडेड बाई साइन आर, आर की वैल्यू है साइन 45 डिग्री। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? दैट इज √3/2। याद कर लीजिए, बिल्कुल याद कर लीजिए, साइन की वैल्यू 0 से लेकर 90 तक याद होनी चाहिए। साइन cos 10 एटलीस्ट 0 to 90 आप याद कर लो, काम हो जाएगा, है ना। चलिए साइन 45 इज इक्वल टू 1/√2, दोनों को डिवाइड करने से आ रहा है मैम √3/2 इंटू √2/1। √2 से √2 हो जाएगा कैंसिल, आ जाएगा √3/2, √3/√2, या हम इसको लिख सकते हैं ऐसा √3/2, यानी कि कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है? दैट इज ऑप्शन बी इज द आंसर। क्लियर? चलिए तो बिल्कुल ऑप्शन बी हम टिक करेंगे, लेकिन इस तरीके के सवाल हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, स्पेशली रेलवे में फिजिक्स केमिस्ट्री में ज्यादा फोकस होता है, बायो से लगभग ऊपर ऊपर के क्वेश्चन रहते हैं, है ना। तो बिल्कुल आपको समझना है, नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन पूछे बन जाएगा तो थम्स अप बनाइए, है ना, कमेंट बॉक्स पे। चलिए तो आंसर हो गया क्लियर। उस द्रव का अपवर्तनांक कितना होगा, यानी कि मैम म्यू की वैल्यू आ गई कितनी? म्यू की वैल्यू कहां पे निकाली अपन ने? म्यू की वैल्यू निकाली √3/2। क्लियर? चलिए म्यू की वैल्यू फाइंड हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्या कह रहा है? प्राथमिक रंग या प्राइमरी कलर्स क्या हैं?
पहला कह रहा है प्रकृति में पाए जाने वाले कलर या वे रंग जो रंगों के मिश्रण से उत्पन्न नहीं किए जा सकते, इंद्रधनुष के रंग या श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम। तो पहले तो प्राइमरी कलर समझना होगा माय डियर स्टूडेंट। देखिए 2-3 तरह के कलर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। प्राइमरी यानी नो डाउट ये कुछ ना कुछ बेस होगा, यानी कि ये 3 कलर जो होते हैं ना वो एकदम बेस होते हैं, उनसे ही बाकी कलर बनते हैं। लेकिन ये 3 जो है ना इन तीनों को बनने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं है। तो पहली बात तो प्रकृति में बहुत सारे कलर पाए जाते हैं जिसको हम नहीं कह सकते कि वो प्राइमरी कलर है। क्लियर। दूसरी बात की जो इंद्रधनुष में रेनबो में 7 कलर्स होते हैं एंड 7 कलर्स आर नॉट दी बेस कलर या प्राइमरी कलर, क्योंकि ओनली 3 कलर्स आर दी प्राइमरी कलर। चलिए ये भी ऑप्शन खत्म। श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम के रंग, नहीं भाई, श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम के भी कलर्स क्या है, प्राइमरी कलर नहीं है। अब आपको समझना होगा कि मैम प्राइमरी कलर हैं कौन कौन से। तो बड़े बड़े यहाँ पर आपको दिख रहे हैं कि मैम RYB। बेसिकली यदि कहा जाए ना माय डियर स्टूडेंट्स तो हम RYB लिखते हैं ना। यदि आप इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट हो, नहीं भी हो, तो यदि तारों में भी कनेक्शन देखते हैं ना, 3 फेज कनेक्शन, कैसा होता है, RY। बेसिक कलर जो लिया गया है वो RYB, यानी प्राइमरी कलर क्या है मैम प्राइमरी कलर है RYB, रेड, येलो, ब्लू। इनको बनाने के लिए, इन 3 को बनने के लिए किसी रंग की आवश्यकता नहीं है। ये किन्हीं अन्य 2 कलरों से मिलकर के नहीं बने हैं, इसलिए ये प्राइमरी कलर या प्राथमिक रंग कहलाते हैं। क्लियर। चलिए, लेकिन जो सेकेंडरी कलर है वो कौन कौन से हैं? दे आर दी ऑरेंज, ग्रीन एंड पर्पल। टर्शरी कलर है, ये भी आपको यहाँ पर दिख रहा है। लेकिन माय डियर स्टूडेंट जो सेकेंडरी एंड टर्शरी हैं, इनको बनने के लिए प्राइमरी की आवश्यकता है, लेकिन जो प्राइमरी कलर्स हैं इनको बनने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं है, इसलिए हम इनको कहते हैं प्राइमरी कलर्स। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है कि प्राइमरी कलर्स हैं, तो प्राइमरी कलर्स क्या हैं? वे कलर हैं जो अन्य रंगों के मिश्रण से नहीं बनाए जाते, दे आर दी प्राइमरी कलर्स, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 डिग्री सेल्सियस पर उदासीन विलयन का पीएच कितना होगा? पीएच वैल्यू जो है वो 0 से लेकर के 14 तक लाई करती है, जिसमें 7 to 14 जो है वो क्षारीय बताते हैं, 0 से लेकर 7 तक अम्लीय बताते हैं। जो 7 है बेसिकली 7 जो है वो क्या बताता है माय डियर स्टूडेंट्स? वो बताता है उदासीन प्रकृति। तो कौन सा ऑप्शन होने वाला है? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिमी वेल्स एंड लैरी सेंगर किससे संबंधित है? यानी कि ये दोनों किनसे संबंधित हैं? क्या विकिपीडिया, व्हाट्सएप, गूगल या कि फेसबुक? तो माय डियर स्टूडेंट्स मैं बता दूं कि जो लैरी सेंगर हैं, साथ ही साथ जिमी वेल्स, इनने विकिपीडिया की खोज करी थी। दे आर द फाउंडर ऑफ द विकिपीडिया। क्लियर। चलिए, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि 1111 बाइनरी का मान कितना होगा? यानी कि बाइनरी की वैल्यू गिवन है, आपको डेसिमल में वैल्यू पूछा है, लेकिन बढ़िया कंफ्यूज करने का तरीका है यहाँ पर। कैसे है मैम? देखना, अब बढ़िया से समझना थोड़ा सा, ताकि आपको आंसर नेक्स्ट टाइम बन जाए। देखो, इस फॉर्म में आपको ऑप्शन दिया है, डायरेक्ट वैल्यू नहीं दिया है कि भैया 4, 5, 6, 7, 8 मैम किसी की वैल्यू है क्या? नहीं, कुछ इस तरीके से दिया है। लेकिन अपन भी गधे थोड़ी है कि नहीं। देखो, ऑप्शन ए की वैल्यू कितनी है? 2 to the power 3 - 1, यानी कितना हुआ? 8 - 1 7। ऑप्शन बी की वैल्यू कितनी है? 8। ऑप्शन सी की वैल्यू कितनी है? 15। ऑप्शन डी की वैल्यू कितनी है? 2 to the power 4, इसका मतलब है 16। हमने पहले चारों ऑप्शन लिख लिए, ठीक है, अपना काम आसान कर लिया। अब बड़े ध्यान से समझना यहाँ पर कि जो बाइनरी की वैल्यू दी गई है वो कितनी दी गई है मैम? 1 1 1 एंड 1। क्लियर। बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन करना है। ये जो यहाँ वैल्यू है दैट इज डेसिमल, है ना, इसको हम डेसिमल कहते हैं। और हमें करना क्या है? हमें करना है बाइनरी टू डेसिमल। जब भी हम बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन करते हैं तो हम क्या करते हैं मैम? ये जो है 1, मतलब एकदम राइट मोस्ट कॉर्नर पे आ जाओ, यानी सबसे जो राइट मोस्ट कॉर्नर है वहां पे आप आ जाओ। उसके नीचे आप लिखोगे 2 to the power 0 से स्टार्ट करोगे। क्लियर। नेक्स्ट आप आएंगे 2 to the power 1। दिख रहा है कलर बोर्ड पे कि नहीं दिख रहा है? रेडी ले लें। चलिए, यहां पर आपने लिखा 2 to the power 0, यहाँ पे लिखा 2 to the power 1, यहाँ पे लिखा 2 to the power 2, यहाँ पे लिखा 2 to the power 3। क्लियर। चलिए,
इनके बीच में रहता है यहाँ पर प्लस। यानी कि जब हमको बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन करना होगा मैम, हम 2 की पावर में राइट मोस्ट कॉर्नर से चलेंगे और 0 1 2 3 की पावर में आएंगे। 2 की पावर 3 की वैल्यू 8 होती है मैम, प्लस 4 हो गया, प्लस 2 हो गया, किसी की भी पावर 0 हो वैल्यू 1 होती है। आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? हो जाएगा 8 4 12 3 15, यानी कि हो गया 15 अपना आंसर। लेकिन 15 तो ऑप्शन में नहीं था। क्या था ऑप्शन में? थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन आपने तो देखा कि ऑप्शन सी की जो वैल्यू है वो तो मैम 15 ही है। कितनी है? 15 है। 2 टू द पावर 4 माइनस 1, 16 माइनस 1 15। तो ये क्वेश्चन, जो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक इंजीनियर जो है वो बड़ी आसानी से कर लेता है ना। यदि आरआरबी जेई एसएससी जेई है, लेकिन यदि आप एनटीपीसी का पेपर दे रहे हैं सीबीटी 2 का या आरआरबी ग्रुप डी, तो उसके लिए आपको थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, है कि नहीं? चलिए, तो हमने ऑप्शन से टिक कर दिया। अब यहाँ पर ट्विस्ट करते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन को, है ना। यदि सपोज करो आपको वैल्यू दे देता 15, अब ये क्या है? डेसिमल है मैम। अब डेसिमल टू बाइनरी पूछ लेता, 4 ऑप्शन दे देते, है ना। पूछता कि 15 की बाइनरी वैल्यू क्या है, तो कैसे निकालते? डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन करना है तो हमने फैक्टर्स बचपन में बड़ी आसानी से पढ़े, एलसीएम एलसीएम सभी ने पढ़े, है ना। बस वही यहाँ पर निकालना है। 15 का अपन निकाल देंगे फैक्टर, ध्यान देना, 15 का निकाल देंगे फैक्टर। 15 को डिवाइड किया 2 से, 2 7 जा 14, रिमाइंडर आया 1, 2 3 जा 6, रिमाइंडर आया 1, पूरा डिविजिबल नहीं है ना, 1 बच रहा है। चलो 2 1 जा 2, रिमाइंडर आया 1, लेकिन 2 1 जा 2 जब डिवाइड किए तो 3 से रिमाइंडर आया 1, क्लियर। और नीचे हम लगाते हैं 1, यानी कि 3 तो रिमाइंडर का 1 था और 1 ये आता है, क्लियर। जब हम किस में कन्वर्जन करते हैं? जब हम कन्वर्जन करते हैं डेसिमल टू बाइनरी। तो अभी हमने यहाँ पर क्या किया? हमने कन्वर्ट कर दिया डेसिमल टू बाइनरी। यदि आप डिमांड करेंगे तो मैं सारे कन्वर्जन की ही सिर्फ एक क्लास ला दूंगी, है ना। यदि आप कमेंट बॉक्स में लिखते हैं या टेलीग्राम में मैसेज करते हैं कि मैम एक क्लास बता दो यूट्यूब पे, तो हम बकायदा सिर्फ कन्वर्जन की, कौन कौन से कन्वर्जन के क्वेश्चन रेलवे में पूछे गए हैं, बकायदा उसका अपन करवा देंगे, क्लियर। चलिए, तो बन गया, ये क्या बन गया? 4 बार 1 आ गया मैम। यही तो था हमारा यहाँ पर बाइनरी, इसी की तो वैल्यू पूछी थी। तो क्वेश्चन तो गिवन था बाइनरी में, लेकिन यदि ट्विस्ट कर दे, यदि डेसिमल दे देता बाइनरी में, तो हम ऐसे निकाल लेंगे, क्लियर। चलिए, अब इसमें बहुत सारे आप एग्जांपल चेक करके देख सकते हो। अभी 15 है, 7 का निकाल लो, 3 का निकाल लो, 2 का निकाल लो, 999 का निकाल लो, 500 का निकाल लो, किसी का भी आप निकाल सकते हैं, क्लियर। चलिए, जो डाउट होगा आप टेलीग्राम पे पूछिएगा, लिंक आपको गिवन होगी, उसको ज्वाइन करिए, है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ध्रुवक ग्लास जो होते हैं, पोलराइज्ड ग्लास, धूप के चश्मे जो होते हैं, उसमें मतलब जो बेसिकली जो आपके सन ग्लासेस हैं, उसमें हम पोलराइज्ड ग्लास क्यों यूज करते हैं? दैट इज द क्वेश्चन, है ना। पहला कह रहा है कि जो पोलराइज्ड प्रकाश है वो चकाचौंध को कम करता है, यानी ग्लेयर कम कर देता है। यह एक फैशन की वस्तु है। भाई, सन ग्लासेस फैशन की वस्तु तो है, पर साइंस में तो नहीं पूछेगा ऐसा क्वेश्चन, है कि नहीं। इसका अपवर्तनांक अधिक होता है या सस्ता है? सस्ता नहीं, सस्ता है, क्लियर। चलिए, तो माय डियर स्टूडेंट, जो पोलराइज्ड ग्लास होते हैं ना, बेसिकली आपको बकायदा डिफरेंस दिखाती हूँ। आप बिना कोई सनग्लास लगाए गाड़ी चलाओ या धूप में बाहर निकल जाओ, ऐसा लगेगा अरे यार ऐसे ऐसे आप करने, इतनी ज्यादा चमक होती है ना, इतनी ज्यादा रोशनी होती है, चमक होती है कि आप एकदम नॉर्मल आई से देखने में एकदम प्रॉब्लम होगी। लेकिन आप सनग्लास लगा के जाओगे तो बढ़िया से चीजें दिखेंगी। दिखती है कि नहीं दिखती है? नहीं दिखती है कि दिखती है? नहीं दिखती। तो ये लो देखो भाई, यहां पर आपने लगाया है सनग्लासेस, सपोज करिए, जो कि पोलराइज्ड है ना, नॉन पोलराइज्ड है, और यहां पर क्या है? पोलराइज्ड है। यहां पर जो आपने सनग्लासेस लगाया बकायदा, इधर जो आपको दिख रहा है दैट इज नॉन पोलराइज्ड, है ना। यहां पर जो आपने सनग्लासेस लगाया है उसमें देखिए, यदि नॉन पोलराइज्ड है तो क्या आपको क्लियर व्यू दिख रहा है? क्या ये व्यू आपको क्लियर दिख रहा है यहाँ पर? लेकिन यदि हमारे सनग्लास में हमने पोलराइज्ड ग्लास यूज किया, ध्रुवक कांच यूज किया, तो उससे क्या होगा? उससे इस तरीके से हम क्लियर देख पाएंगे। क्यों मैम? क्योंकि वो जो ग्लेयर आ रहा था उसको आने नहीं दिया और हमको बकायदा क्लियर दिखी चीजें।
समझ आया? तो नॉन पोलराइज्ड में चीजें क्लियर नहीं दिखती, पोलराइज्ड में जो है क्लियर दिखती हैं, यानी कि पोलराइज्ड जो ग्लास है वो ग्लेयर को कम करता है। यानी हम कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे कि मैम ध्रुवक जो होता है यानी पोलराइज्ड ग्लास जो है वो ग्लेयर को कम करता है, चकाचौंध को कम कर देता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट सवाल क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रोकैरियोटिक्स जो सेल होती हैं उनमें क्या नहीं पाया जाता या किसका अभाव होता है? क्या डीएनए नहीं पाया जाता, आरएनए नहीं पाया जाता, प्लाज्मा झिल्ली नहीं, या माइटोकॉन्ड्रिया नहीं? दो तरीके की सेल है, डिवीजन है, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, है ना। दोनों देखते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। वैसे डीएनए, आरएनए एंड जो प्लाज्मा झिल्ली है वो दोनों में ही पाई जाती है, लेकिन जो आपका पावर हाउस जिसको हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, वो जो है सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक में होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक में नहीं होता। तो बकायदा हम आंसर दे सकते थे बहुत इजीली कि मैम जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है इसमें माइटोकॉन्ड्रिया अब्सेंट होता है, अनुपस्थित होता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दुर्लभ गैसें सामान्यतः रासायनिक रूप से अक्रिय होते हैं, यानी जो नोबल गैसेस हैं वो अक्रिय होते हैं, यानी कि क्रिया नहीं करते हैं। क्लियर? क्यों? ये मोनो एटॉमिक होते हैं, उनकी आयतन क्षमता कम होती है, उनकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्थिर है, उनमें इलेक्ट्रॉनिक बंधुता होती है। माय डियर स्टूडेंट, जितनी भी नोबेल गैसेस हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहना चाहिए पूरा होता है, यानी उनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। उनको ना इलेक्ट्रॉन लेने की आवश्यकता है ना ही वो देते हैं किसी को। भाई उनका ऑक्टेट पूरा है, 8 2 8 18 32 ऐसे उनके ऑक्टेट में, यानी पूरा कंप्लीट है ऑक्टेट, तो वो क्यों लेंगे इलेक्ट्रॉन या क्यों डोनेट करेंगे? तो जब ना लेंगे जब ना देंगे तो उनका हम कहेंगे मैम की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो स्थिर है, इसीलिए उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्थिर है, इसीलिए वे क्या है? अक्रिय होते हैं। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, है कि नहीं? भाई नोबल गैसेस हैं उनमें नो डाउट क्या है, उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? पूरा है, ऑक्टेट उनका पूरा है, कंप्लीट है, इसलिए क्या होते हैं? ये अक्रिय होते हैं। इजी सवाल था, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। एक क्वेश्चन छूट गया क्या पीछे? नहीं छूटा है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, मनुष्य ने किस वर्ष में पहली बार चांद पर कदम रखा था? है ना, किस वर्ष में? 1961 में, 1965 में, 1969 में? सबसे पहले तो ये क्वेश्चन भी बनता है कि किसने चांद पर पहली बार कदम रखा था, ये भी क्वेश्चन बनता है, कई बार बनता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स आपको बता दूं 21 जुलाई, ये भी पूछता है ना, कई बार ना सन दिया रहेगा, ये नहीं दिया रहेगा। 21 जुलाई सन 1969 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने पहली बार चांद पर कदम रखा था। तो ये तीनों ही चीजें आपको याद होनी चाहिए कि मैम 21 जुलाई 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चांद पर पहला कदम रखा था। सो हियर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्या? चलिए नेक्स्ट सवाल। क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट्स की जो कवक विज्ञान या जिसको हम कहते हैं माइकोलॉजी क्या है? क्या बैक्टीरिया की स्टडी करना, क्या मशरूम की स्टडी करना? कुकुरमुत्ता को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? मशरूम कहते हैं, सभी लोग जानते हैं ना। मशरूम की स्टडी करना, या वायरस का, या परजीवियों का? तो पहली बात तो जो मशरूम होता है वो एक तरह का क्या है? एक तरह का फंजाई है कि नहीं है? जो एडिबल होता है, जिसको खाते हैं, तो फंजाई है। और बेसिकली जो माइकोलॉजी होता है इसके अंतर्गत हम फंजाइस की स्टडी करते हैं, फंगी का स्टडी करते हैं। और यदि फंगी की स्टडी हम माइकोलॉजी के अंदर करते हैं और कुकुरमुत्ता जो है मशरूम एक तरह का फंगी है, तो नो डाउट ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। मैम कुकुरमुत्ता यानी कि मशरूम जो है एक तरह का फंगी है जिसको हम माइकोलॉजी के अंदर स्टडी करेंगे। क्लियर? तो कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ के उत्सर्जित कण चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित होते हैं, यानी कि जो रेडियो एक्टिव मटेरियल है उसका जो उत्सर्जित कण होगा वो चुंबकीय क्षेत्र में, मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है? विक्षेपित होता है। भाई क्यों होता है? क्या ये कण न्यूट्रॉन हो सकते हैं? भाई न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होता है, न्यूट्रॉन कैसे हो सकता है ना। ऑप्शन ए तो है नहीं, बी भी सेम ही है।
ये कण इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, बिल्कुल होंगे। फोटोन तो होंगे नहीं भाई, फोटोन कहां से आ गया, फोटोन तो लाइट में होता है कि नहीं। तो ये कण इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए ये क्या होते हैं, विक्षेपित होते हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट्स, ये खसरा के आक्रमण को रोकने के लिए टीका लगाने का विचार किसने दिया था। भाई सीधी भाषा में कहें कि खसरा के आक्रमण को रोकने के लिए, यानी खसरा जो है उसके जो टीका है वो किस साइंटिस्ट ने खोज करी थी। क्या एडवर्ड जेनर ने, जॉन एफ एंडर्स ने? तो बिल्कुल ऑप्शन बी जो दिख रहा है, जॉन एफ एंडर्स ने किसकी, खसरा के टीके की खोज करी थी। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन बहुत एकदम इजी लेवल के भी नहीं है, है ना, कुछ मॉडरेट है, कुछ अच्छे लेवल के हैं। तो बढ़िया तरीके से हमको समझना होगा, है ना। एक एक लाइन वाले आंसर नहीं है कि बिल्कुल आंसर, जैसा भी ये तो आपने याद कर लिया तो चलो नेक्स्ट टाइम भी काम आ जाएगा। जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस वाला था, नेक्स्ट टाइम कुछ और पूछ सकता था उसमें म्यू में, है ना। ऐसे मतलब कई क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। देखो मैथ्स बायो वाले स्टूडेंट जो हैं बड़े इजिली इसको ग्रैस्प कर लेंगे, ठीक है, लेकिन जो अपने कॉमर्स एंड आर्ट बैकग्राउंड के हैं ना, उनको बहुत बारीकियों से समझना होगा। और यदि आप चाहते हैं कि मैम आप एकदम बेसिक से हमको बता दो, एकदम बेसिक, जैसे मान लीजिए कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपको चाहिए कि मैम एकदम बेसिक से हमको इसका टॉपिक पढ़ना है, तो बिल्कुल आप टेलीग्राम करिए मुझे कि मैम मुझे ये टॉपिक एकदम बेसिक से पढ़ना है, या आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगी। क्लियर? चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये आरआरबी ग्रुप डी की प्रिपरेशन इसी तरीके से चलती रहेगी, क्योंकि हमें क्या लाना है, क्योंकि मैम हमें तो 25/25 लाना है। साइंस तो हमें पूरी ही करनी है। क्लियर? चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू क्लास।